4 पीएम पर देश की बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो सीधे-सीधे राजनीति से नहीं जुड़ता, लेकिन हम सब लोगों की जिंदगी से उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है और इस देश के विकास से, इस देश की समृद्धि से उनका गहरा ताल्लुक है। आपको ध्यान होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करने के लिए गए थे और उस परिसर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने दावा किया कि वे भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना के मानेंगे। इस तरह नरेंद्र मोदी ने जो बहुत सारे अपने पवित्र वायदे किए हैं, बहुत सारी बहुत सारी दावेदारियां की हैं, उन दावेदारियों में एक दावेदारी को और जोड़ दिया। आपको याद है कि जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, तो पहले 6 महीने में ही उनके प्रशंसक हों या उनके आलोचक हों या तटस्थ भाव से उन्हें देखने वाले हैं, सब लोगों को यकीन हो गया था कि ये आदमी फेंकता बहुत है। केवल जो उनके आलोचक थे वो इस बात को कह देते थे, जो उनके प्रशंसक थे वो कहते नहीं थे, चुप रहते थे। और जो तटस्थ थे वो इस बात पर मुस्कुरा कर सिर हिला देते थे। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर देखे गए शुरुआत से ही कि वो फेंकते बहुत हैं, उनको फेंकू नाम दिया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी का पप्पूकरण हुआ, उनको पप्पू पप्पू करार दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने मेहनत करके, कोशिश करके, अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से अपनी पप्पू की छवि ठीक कर ली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पप्पू बनाने में किसी किस्म की कोई कोशिश की कसर नहीं छोड़ी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से घटनाक्रम चला और 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते राहुल गांधी ये पप्पू नहीं रह गए हैं, बल्कि वो नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता के मामले में मुकाबला कर रहे हैं सारे देश के मंच पर और एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी छवि स्थापित हो चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की फेंकू वाली छवि उत्तरोत्तर मजबूत होती चली जा रही है। उनके हर वक्तव्य से ये लगता है कि शुरू में जो उनको फेंकू कहा गया था, वो बिल्कुल ठीक पर उन पर चस्पा होता है। अब इस मामले को देखिए, वो दावा कर रहे हैं कि वो भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वैश्विक केंद्र? ठीक जिस वक्त वो दावा कर रहे हैं कि भारत को वो ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाएंगे, उसी वक्त जो डॉक्टरी की नीट परीक्षा है, उस नीट परीक्षा में हुआ राष्ट्रीय स्कैंडल, उसकी वजह से सारे देश में हंगामा मचा हुआ है। 24 लाख छात्र जो हैं उससे प्रभावित हैं। अगर एक छात्र के परिवार में 5 लोग हैं, तो आप मान के चलिए कि सवा करोड़ लोग, देश के सवा करोड़ नागरिक इस स्कैंडल से, इस घोटाले से प्रभावित हैं। दूसरी तरफ यूजीसी की नेट परीक्षा है, उसके अंदर भी घपला हुआ है, उस परीक्षा को भी रद्द कर देना पड़ा। तो देश की जो 2 सर्वोच्च परीक्षाएं हैं, जो सरकार इन सर्वोच्च परीक्षाओं को ठीक से आयोजित नहीं कर सकती, पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं कर सकती, उसका प्रधानमंत्री ये दावा कर रहा है कि वो देश को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाएगा। आप जरा सोचिए, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी भारत में शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। 2021 से मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। दोनों में से कोई भी नया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति भी जो पहले से चली आ रही थी, उसी को और अपने तरीके से उसमें तरमीम करके उस नई शिक्षा नीति को लागू करने की भी मुहिम चला रखी है। अब जरा सोचने की बात है कि ये लोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनके ढांचे को दुरुस्त क्यों नहीं कर सकते? यहीं पे हमारे सामने हाल ही में जब नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, उसी वक्त हम लोगों के बीच में एक वीडियो चल रहा था। इस वीडियो में मध्य प्रदेश से जो सांसद हुई हैं, ऐसी सावित्री ठाकुर, जिनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है, वो एक क्लास के ब्लैक बोर्ड के ऊपर 4 हिंदी के शब्दों को सही नहीं लिख पा रही हैं। वो शब्द हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन 4 लफ्जों को किस तरह लिखें। फिर वो गलत सलत और उल्टा सीधा वहां पर लिखती हैं। खुद भी शर्मसार होती हैं, अपनी सरकार को शर्मसार करती हैं, अपनी पार्टी को शर्मसार करती हैं और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश को शर्मसार करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वहां के लोगों की हिंदी बड़ी अच्छी होती है। अपने इलेक्शन के एफिडेविट में, हलफनामे में इन मंत्री महोदया ने लिखा है कि वो दर्जा 12 तक पढ़ी हुई है। मैं ये मानता हूं कि मंत्री बनने के लिए, जनप्रतिनिधि होने के लिए आपके पास बहुत उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो 12 तक पढ़ी हुई है। लेकिन इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई हुई है, उन लोगों का भाषा ज्ञान किस किस्म का है। भाई कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, तजुर्बेकार हैं, पकी हुई उम्र की हैं,
वो जब इस 4 हिंदी के लफ्ज नहीं लिख सकती, तब आप प्राथमिक शिक्षा में जो लोग पढ़ के माध्यमिक शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, आप उनके बारे में अंदाजा लगाइए कि उनकी स्थिति क्या है। हर साल ये खबर आती है कि जो दर्जा 6 में छात्र पहुंचा है 5वीं पास करके, वो चौथी या तीसरी दर्जे की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, वो उसकी गणित नहीं लगा पा रहा है। और ऊपर जो 12वीं पास करके बीए एमए की स्थिति में पहुंच गया और ग्रेजुएट होकर जो मार्केट में आ गया, मार्केट कह रहा है कि इसकी कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, ये रोजगार देने योग्य नहीं है, इसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं इतनी कम है, इसकी लिंग्विस्टिक फैकल्टीज लगभग शून्य है। जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से ना तो हिंदी निकलती है, ना उसके मुंह से अंग्रेजी निकलती है, और देश के दूसरे इलाकों के लोग हैं उनके मुंह से उनकी वहां क्षेत्रीय भाषाएं नहीं निकलती। वो एक अजीब किस्म की गिरे दर्जे की एक खिचड़ी सी बोलता है। उससे अगर अर्जी लिखवाई जाए तो वो एक अर्जी नहीं लिख सकता। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था इस तरह के ग्रेजुएट, इस तरह के स्नातकों को हम लोगों के सामने पेश कर रही है, जो अब आप सोच लीजिए कि ये लोग जिनको बाजार इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब आप उन लोगों को आइए कि जो कि पीएचडी कर रहे हैं। जब से मैं प्रोफेसर बना हूं, मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली कि पीएचडी जांचने का काम, जो पीएचडी की थीसिस होती है मेरे पास आती आती है जांचने के लिए। और अपने पिछले 10-12 साल के तजुर्बे के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी पीएचडी देश में लिखी जा रही हैं, उनमें किसी किस्म की मौलिकता नहीं है, किसी किस्म का कोई अनुसंधान के वास्ते वो कोई अच्छा फील्ड वर्क उसमें नहीं किया गया है। सारी की सारी बहुत ही गिरे दर्जे की घटिया कट पेस्ट के जरिए किसी तरह खींच तान के लिखी गई वो थीसिस है, और तिकड़म करके तरह तरह के दबाव डालकर इन सबको पास कर दिया जाता है, और लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने लगते हैं और वो रोजगार के बाजार में उस पीएचडी की डिग्री के जरिए आ सकते हैं। तीसरा पहलू ये है कि भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट है। ये एक ऐसी बात है जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन कोई कहता नहीं है, कोई खुल के इसको मानता नहीं है। ऐसा लगता है कि सब लोग इसके अंदर सह अपराधी हैं। वो अंडरग्राउंड मार्केट क्या है? उस अंडरग्राउंड मार्केट की एक बात तो खुल के कही जाती है कम से कम, वो ये है नकल माफिया। सभी जगहों पर नियोजित तरीके से नकल कराई जाती है, पर्चे लीक किए जाते हैं, उसमें पैसा खाया जाता है, बड़े पैमाने पर पैसा बनाया जाता है, ये सारा संगठित तरीके से किया जाता है। तो एक तो अंडरग्राउंड मार्केट है शिक्षा का, उसका एक बहुत बड़ा पहलू है। अंडरग्राउंड मार्केट का एक दूसरा पहलू यह है कि पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अध्यापक इस तरीके के हैं जो नियुक्ति उन्हें मिल चुकी है, वहां पर तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन उनकी जगह वहां पढ़ा कोई और रहा, और वो अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा उस बंदे को देते हैं जो बेरोजगार है। अगर मान लो किसी किसी अध्यापक को 50,000 तनख्वाह मिल रही है, तो वो 20,000 रुपए के ऊपर एक अध्यापक रख लेगा, और 5,000 रुपए का कट जो है उस विद्यालय के प्रिंसिपल को भी देगा, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के तो वो पढ़ा नहीं सकता वहां पर। तो इस तरह मिली भगत से, और वो 30,000 रुपए की रकम, 25-30,000 रुपए की रकम घर पे बैठा हुआ कोई दूसरा काम कर रहा है या आराम फरमा रहा है, घर पे बैठे बैठे उसे वो आमदनी हो रही है। बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा है, ये अध्यापकों का रैकेट चल रहा है। दूसरी तरफ ऐसे एक रैकेट ये चल रहा है कि जो इम्तिहान में लोग जाते हैं वो खुद नहीं आते, उनकी कोई दूसरा जाके इम्तिहान दे आता है, उसको इम्तिहान देने दिया जाता है। इसमें भी बड़े पैमाने पर पैसों का आदान प्रदान होता है। तीसरा रैकेट है पीएचडी लिखने वालों का। जो कुछ होशियार छात्र होते हैं या थोड़े अध्यापक हैं, उनको थोड़ा ज्ञान है, तो उनको एक मोटी रकम देकर लोग उनसे पीएचडी लिखवाते हैं। मेरा तो मानना है कि देश में जितने भी अमीर आदमी हैं, उनके नाम के साथ जो डॉक्टर लिखा हुआ है, या जितने भी नेता लोग हैं, उनमें से अधिकतर जिनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, अगर आप उनसे उनकी पीएचडी के बारे में पूछें तो आपको वो एक लफ्ज भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पीएचडी किसी न किसी दूसरे पैसे देकर लिखवाई है, और उसके एक तिकड़म के जरिए, एक नेटवर्किंग के जरिए उनको पीएचडी प्राप्त हुई है, और वो गर्व के साथ अपने नाम के साथ में डॉक्टर लिखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत क्या है। अब नरेंद्र मोदी ने एक और पवित्र संकल्प किया था, आपको ध्यान होगा। वो पवित्र संकल्प ये था कि भारत के कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए आवंटित होगा। लेकिन आज तक कहां तक पहुंच पाए हैं नरेंद्र मोदी?
4% के आसपास पहुंच पाए। तो वो आखिरकार वो क्षण कब आएगा जब वो अपने इसी संकल्प के मुताबिक, जो एक और पवित्र संकल्प है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को 6% आवंटित करेंगे। मेरे ख्याल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अगर छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो देश की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कि शिक्षा के प्रश्न के ऊपर अपने बजट का एक अच्छा खासा रुपया आवंटित करती हो। केवल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी सामाजिक क्षेत्र में, अपने बजट का पैसा बड़े पैमाने पर आवंटित किया है और इसके लिए उसे देश विदेश में बड़ी प्रशंसा भी प्राप्त हुई है। ये एक अजीब सी स्थिति है कि सरकारें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकतम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारें अपने बजट का 6% भी शिक्षा के लिए आवंटित नहीं करना चाहती। अच्छा, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर एक मुहिम चल रही है सारे देश में शिक्षा का निजीकरण करने की, राज्य के हाथों से शिक्षा को निकालकर निजी हाथों में देने की। अगर कोई ये मानता है कि निजीकरण करने से जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जो खस्ता हालत है, वो खस्ता हालत दुरुस्त हो जाएगी, तो वो पूरी तरीके से मुगालते में है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि वो देश को ज्ञान और शिक्षा के वैश्विक केंद्र में बदलेंगे, जबकि उन्हीं की सरकार इजाजत दे रही है कि दुनिया के बड़े-बड़े, यूरोप के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, भारत में अपने परिसर खोलें, अपने कैंपस खोलें। तो क्या इस तरीके से भारत ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनेगा? विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, यहाँ पर अपना कैंपस खोलेंगे, तगड़ी-तगड़ी लोगों से फीसें लेंगे। अभी भी जो निजी विश्वविद्यालय हैं, आप समझते हैं अशोका यूनिवर्सिटी में कितनी फीस लगती है? क्या कोई गरीब आदमी का बच्चा अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है? इसी तरह के जो निजी विश्वविद्यालय हैं, मेरे ख्याल से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक अपवाद है, जहाँ पे फीस अभी भी बहुत बड़ा ज्यादा नहीं लगती। ऐसी फीस लगती है कि अगर कोई अपनी शिक्षा पे खर्च करना चाहता है तो वहां पे वो पढ़ सकता है, मध्यवर्गीय व्यक्ति भी वहां पे पढ़ सकता है। बाकी जो निजी विश्वविद्यालय है, उसमें तो किसी छात्र को पढ़ाना तकरीबन नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति जिस देश में शिक्षा की हो, वहां का प्रधानमंत्री अगर ये दावा करे कि वो भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस स्तर का फेंकू है। नरेंद्र मोदी फेंकू थे, फेंकू हैं और फेंकू रहेंगे, और उसका एक ही नया प्रमाण है कि उन्होंने भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प किया है। आज हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर बात की, राजनीति के ऊपर हम लोग रोज चर्चा करते हैं, राजनीति के ऊपर बात नहीं की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक प्रश्न भी है। इस देश में जो बेरोजगारी की हालत है, उससे ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इस लोकसभा के चुनाव में मेरा मानना यह है कि बेरोजगारी के मसले ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति संबंधी बैठकें चुनाव के दौरान होती थी, उसमें बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर कभी विचार ही नहीं होता था। वो ये मानते थे कि इस पे विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज उन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसा मसला है। अब वो कहते हैं कि विपक्ष ने एक प्रचार किया कि आप संविधान बदलकर 400 सीटें इसलिए ले रहे हैं कि संविधान बदलकर आप आरक्षण के साथ कुछ गड़बड़ झाला करें। तो आरक्षण का प्रश्न भी बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, आरक्षण का प्रश्न भी रोजगार से जुड़ा हुआ है, आरक्षण का प्रश्न भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का प्रश्न एक तरह की सांस्कृतिक राजनीति है, जिसके ऊपर विचार करना बार बार बहुत ही आवश्यक है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को क्यों शर्मसार महसूस करता है? क्योंकि इस सरकार में शिक्षा का दायरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नरेंद्र मोदी ने दे रखा है। वो जो चाहते हैं वही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। वो जब चाहते हैं वहीं उसी को वाइस चांसलर बनाया जाता है। वो जब चाहते हैं उन्हीं की विश्वविद्यालयों में नियुक्ति, अध्यापक के तौर पर नियुक्ति होती है। आज जो लोग अपने आप को संघ विचारक कहते हैं, वो टीवी पर जब आते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है कि वो जो नीट परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक का पूरा स्कैंडल है, इसमें हालत यह है कि पटवारी की परीक्षा हो रही, वहां भी पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी गड़बड़ी है। पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा है, वहां भी गड़बड़ है। डॉक्टरी की परीक्षा है, वहां भी गड़बड़ है। नेट की, यूजीसी नेट की परीक्षा है, वहां भी गड़बड़ है। तो जिस देश में परीक्षाएं ही ठीक से न ली जा रही हो, जहां के स्नातक को बाजार ठुकरा देता हो कि आपके अंदर रोजगार लायक आप हैं ही नहीं, जहां पे दर्जा 6 का विद्यार्थी दर्जा 4 की किताब ना पढ़ पा रहा हो, उस देश में वो देश ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र कैसे बनेगा?
ये एक सवाल है जिसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को इसके ऊपर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा समाज है। अगर हम इसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन इसकी परवाह करेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।